बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर 9th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स का, जो कि फेडरल बोर्ड का पेपर है 2025 के एनुअल एग्ज़ाम का। स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने इस पेपर का जो सेक्शन बी है उसको कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम इस पेपर का सेक्शन सी अटेम्प्ट करेंगे। सेक्शन सी में स्टूडेंट टोटल 3 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 पर मुश्तमिल होता है, और इसमें जो चॉइस होती है वो हर क्वेश्चन के साथ गिवन होती है। स्टूडेंट जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है तो क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स होंगे, 2 क्वेश्चन गिवन होंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, और उन दोनों में से आपने कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में चॉइस गिवन होगी। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए देखते हैं कि सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड HCF एंड LCM इन सिंप्लीफाइड फॉर्म यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड x पावर 6 माइनस 1 एंड x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 है। स्टूडेंट यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने HCF और LCM फाइंड करना है नीचे दिए गए पॉलिनोमियल्स का, और फिर जो HCF और LCM होगा उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम जहाँ पर HCF फाइंड करते हैं तो किसी भी पॉलिनोमियल्स का HCF फाइंड करने के 2 मेथड होते हैं। एक मेथड होता है बाय फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड मेथड होता है डिवीजन मेथड होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि आपने फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए HCF फाइंड करना है। तो इट मींस के फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए HCF फाइंड करने के लिए हम पहले जो गिवन पॉलिनोमियल है इनके फैक्टर्स बनाएंगे। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है? x पावर 6 माइनस 1 है। इसके फैक्टर बनाने के लिए हम फार्मूले का यूज करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, और आपने अपनी बुक में पढ़ा हुआ है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस फार्मूले को हम यूज करके यहाँ पर x पावर 6 माइनस 1 के फैक्टर बनाएंगे। तो x पावर 6 माइनस 1 के फैक्टर बनाने से पहले हम इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये जो x पावर 6 है इसको मैं x पावर 2 होल पावर 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पावर्स आपस में क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। तो ये 3 2 6 होगा, तो ये x पावर 6 ही आएगा। और जो माइनस 1 है तो 1 को हम 1 क्यूब भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का क्यूब ले ले तो वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर फार्मूले का यूज करेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है? a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो a की जगह आपके पास इसमें क्या है? x स्क्वायर है, और b की जगह आपके पास क्या है? 1 है। तो x स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 का क्यूब अगर इस फार्मूले के जरिए एक्सपेंड करें तो ये a माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा? x स्क्वायर आ जाएगा। इस x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, और इस a माइनस बी की जगह इंटू ए स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा? x स्क्वायर का स्क्वायर होगा, प्लस a इंटू बी होता है। तो a हमारे पास क्या है? x स्क्वायर है, b हमारे पास क्या है? 1 है, प्लस बी स्क्वायर होता है तो ये 1 का स्क्वायर होगा।
अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स पावर 4 के इक्वल होगा, क्योंकि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो 2 2 क्या होता है 4 के इक्वल होता है। और एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। अब हम स्टूडेंट चेक करेंगे क्या इसकी मजीद फैक्टराइजेशन की जा सकती है। तो यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इसको हम मजीद इसके फैक्टर बना सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो इट मीन्स के एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं बाय यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इसके मजीद फैक्टर बना लें तो ये एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आएगा। और ये जो सेकंड आपके पास पॉलिनोमियल है सेकंड फैक्टर क्या है, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसके मजीद फैक्टर नहीं बन सकते हैं। तो इट मीन्स के एक्स पावर 6 माइनस 1 के फैक्टर्स आपके पास आ गए x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब सेकंड स्टूडेंट पॉलिनोमियल है x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यानी सेकंड पॉलिनोमियल क्या है, x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, सॉरी नॉट माइनस 1। अब हमने x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर बनाने हैं तो ये याद रखें कि x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको इसी तरीके से ही लिखेंगे। अब स्टूडेंट हम इन दोनों पॉलिनोमियल्स के हमने क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है और LCM फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो जब भी दो पॉलिनोमियल्स का HCF लेते हैं तो याद रखें कि HCF में कॉमन फैक्टर्स आते हैं और कॉमन फैक्टर्स की लीस्ट पावर आती है। जैसे स्टूडेंट मैं लेट्स सपोज आपसे कहता हूं व्हाट इज HCF ऑफ 36 एंड 24, तो आप पहले 36 के फैक्टर बनाएंगे। 36 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 1 3, 3 2 6, 3 4 12, 2 2 4, 2 1 2, तो ये 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर होता है। और 24 के फैक्टर बना लें तो ये 2 1 2, 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो इट मीन्स के 24 के फैक्टर होते हैं 2 क्यूब इंटू 3 आता है, क्योंकि 2 3 टाइम आता है और 3 जो है वो 1 टाइम आता है। अब अगर इन दोनों का HCF ले लें तो HCF में हमेशा कॉमन फैक्टर होते हैं और कॉमन फैक्टर्स में वो कॉमन फैक्टर लिए जाते हैं, वो कॉमन फैक्टर लिया जाएगा जिसकी पावर सबसे छोटी होगी। अब जैसे यहाँ पर 36 और 24 का HCF लेता हूँ तो 36 में 3 स्क्वायर है और 24 में 3 है, तो इट मीन्स के इन दोनों में एक 3 कॉमन है, यानी जो लीस्ट पावर है वो 1 है, तो हम HCF में 3 लेंगे। इसी तरीके से 2 भी दोनों में कॉमन है, लेकिन 2 की लीस्ट पावर क्या है, 36 में 2 स्क्वायर है, 24 में 2 क्यूब है, तो HCF में क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर आएगा। तो ये आपके पास 2 2 4, 4 3 12, तो देन व्हाट इज द HCF ऑफ 36 एंड 24, दैट इज 12। तो इसलिए हमने याद रखना है कि HCF में कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर ली जाती है। तो अब हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है x पावर 6 माइनस 1। x पावर 6 माइनस 1 के फैक्टर है x प्लस 1, x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। और सेकंड पॉलिनोमियल हमारे पास है x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो अब हमने इन दोनों का HCF लेना है, तो HCF में जो कॉमन फैक्टर हैं उनकी लीस्ट पावर ली जाएगी। तो x प्लस 1 जो है वो कॉमन फैक्टर नहीं है इन दोनों में,
x माइनस वन भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इट मीन्स कि ये दोनों HCF में नहीं आएंगे। x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज कॉमन टू x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इट मीन्स के HCF आएगा आपके पास x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो दैट इज द HCF ऑफ द गिवन पोलिनोमियल्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही कॉमन फैक्टर है, x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब स्टूडेंट हमने इन दोनों का LCM लेना है। LCM में हमेशा याद रखें कि जो फैक्टर्स होंगे उनकी हाईएस्ट पावर ली जाएगी। जैसे मैं 36 और 24 का LCM लेना चाहूँ तो LCM में हम देखेंगे कि 36 के फैक्टर क्या क्या हैं, 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर है, और 24 के फैक्टर क्या है, 2 क्यूब इंटू 3 है। तो इसमें जो 3 है उसकी हाईएस्ट पावर 3 स्क्वायर है, तो LCM में 3 स्क्वायर आएगा, और 2 की हाईएस्ट पावर 24 में 2 क्यूब है, तो यहाँ पर LCM में क्या आ जाएगा, 2 क्यूब आ जाएगा। तो इट मीन्स के LCM ऑफ 36 एंड 24 इज 9 इंटू 8 72 होगा, 9 8 ज़र। तो LCM ऑफ 36 एंड 24 इज क्या आ जाएगा, 72 आएगा। अब स्टूडेंट हमने इन दोनों का LCM लेना है, तो इन दोनों में देखें जो फर्स्ट आपके पास है x प्लस 1 है, x पावर 6 माइनस 1 के जो फैक्टर है वो x प्लस 1, x माइनस 1, x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और सेकंड पॉलिनोमियल है x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो LCM में जो फैक्टर्स होंगे उनकी हाईएस्ट पावर आएगी, तो इट मीन्स के x प्लस 1 आएगा, x माइनस 1 आएगा, और इसके अलावा x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। तो इट मीन्स के यहाँ पर x पावर 4 दोनों में कॉमन है तो वो भी आएगा, और इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो यहाँ पर x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही आएगा। अगर लेट्स सपोज यहाँ पर इसकी पावर 2 होती तो हम यहाँ पर फिर x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर लेते, तो इट मीन्स के यहाँ पर पावर 1 है, तो ये आपके पास LCM आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, x पावर 6 माइनस 1 आना चाहिए, क्योंकि x पावर 6 माइनस 1 के जब हमने फैक्टर बनाए थे तो यही तीनों आए थे। तो इट मीन्स के इन तीनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, x पावर 6 माइनस 1 के इक्वल आना चाहिए। तो दैट इज द LCM ऑफ द x पावर 6 माइनस 1 एंड x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, पॉइंट्स A 0 0, B 2 and 0 and C is 1 and under root 3 are the vertices of a triangle ABC. Find, और इसका पार्ट A है स्लोप ऑफ साइड AB, साइड BC एंड साइड AC, और पार्ट B है इंटीरियर एंगल्स, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चंस में एक ट्राइंगल के आपके पास तीनों वर्टिसेस गिवन है। वर्टेक्स A के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, वर्टेक्स B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 and 0, वर्टेक्स C के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 and अंडर रूट 3। आपसे कह रहा है कि जो ट्राइंगल ABC है इसकी तीनों साइड्स की स्लोप फाइंड करें, यानी स्लोप ऑफ साइड AB फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ साइड BC फाइंड करनी है, और स्लोप ऑफ साइड AC फाइंड करनी है। जबकि पार्ट B में कह रहा है कि इंटीरियर एंगल A, B एंड C फाइंड करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लेट्स सपोज ट्राइंगल ABC बनाते हैं। तो लेट्स सपोज दिस इज ट्राइंगल ABC, यानी ये आपके पास ट्राइंगल ABC है। इसमें हमें वर्टेक्स A के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो 0 0 हैं,
वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 2 एंड 0 है, वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 1 एंड √3 है। हमने पार्ट ए में स्लोप ऑफ साइड ए बी, बी सी एंड ए सी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ साइड ए बी फाइंड करते हैं, यानी साइड ए बी की स्लोप फाइंड करते हैं। अब स्टूडेंट आपने यहाँ पर ये देखना है कि अगर दो पॉइंट्स गिवन हो तो उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो लाइन होगी उसकी स्लोप कैसे फाइंड की जाती है। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1 है, और सेकंड पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट लेट्स सपोज x2 y2 है। तो देन स्लोप ऑफ लाइन PQ, यानी ये जो लाइन PQ है इसकी स्लोप इक्वल होगी x2 माइनस x1 सॉरी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 होगी। यानी जो y कोऑर्डिनेट में डिफरेंस है अगर उसको डिवाइड करें x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस से तो दैट विल बी द स्लोप ऑफ लाइन PQ आ जाएगी। यही फॉर्म स्लोप को स्टूडेंट हमेशा याद रखें कि स्लोप को हम m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट मींस कि m किसके इक्वल होगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 होगा। अब हमने साइड ए बी की स्लोप फाइंड करनी है। तो साइड ए बी की स्लोप फाइंड करने के लिए a के कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है 0 0 और b के कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है 2 एंड 0। ये जो a के कोऑर्डिनेट्स हैं आप इनको कंसीडर करें x1 y1, और जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं इनको कंसीडर करें x2 y2। देन स्लोप ऑफ लाइन ए बी या साइड ए बी किसके इक्वल होगी, y2 माइनस y1 होता है। तो y2 0 है, y1 भी 0 है, तो इट मींस के y2 माइनस y1 करेंगे तो 0 माइनस 0 आएगा, और डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 होता है तो x2 2 है और x1 0 है, तो ये 2 माइनस 0 आएगा, तो दैट विल बी 0 आ जाएगी। तो इट मींस के जो स्लोप ऑफ लाइन ए बी है इसकी स्लोप को लेट्स सपोज मैं अगर m1 के साथ रिप्रेजेंट करूं तो m1 हमारे पास क्या है, 0 है, यानी स्लोप ऑफ लाइन ए बी को हमने m1 से रिप्रेजेंट किया है तो दैट इज 0। इसी तरीके से हमने स्लोप ऑफ लाइन सेकंड किसकी स्लोप फाइंड करनी है, आप साइड BC की स्लोप फाइंड करनी है। तो अब हमने BC की स्लोप फाइंड करने के लिए जो आपके पास B के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आप x1 y1 का नाम दें और C के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 का नाम दें। यानी जो B के कोऑर्डिनेट्स हैं इनको हम x1 y1 के देते हैं और जो C के कोऑर्डिनेट्स है इनको हम x2 y2 के देते हैं। तो स्लोप फाइंड करने का फार्मूला आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये किसके इक्वल होता है, y2 माइनस y1 होता है। तो अब y2 आपके पास √3 है और y1 क्या है, 0 है, क्योंकि B का y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, और आपके पास x2 क्या है, 1 है, यानी C का x कोऑर्डिनेट 1 है, माइनस और x1 क्या है, -2 है। तो 1 माइनस 2 किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। तो इट मींस कि स्लोप ऑफ लाइन BC किसके इक्वल आ जाएगी, ये -√3 के इक्वल आ जाएगी। अब इसी तरीके से हम स्लोप फाइंड करेंगे किसकी, साइड AC की, यानी स्लोप ऑफ साइड AC किसके, ये जो स्लोप ऑफ साइड BC आ गई है, लेट्स सपोज इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M2 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्लोप ऑफ साइड BC AC फाइंड करेंगे तो A के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 कंसीडर करेंगे और C के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कंसीडर करेंगे, x2 y2 कंसीडर करेंगे। तो देन फाइंड करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला स्लोप ऑफ साइड AC। तो आपके पास y2 क्या है, √3 है,
y1 क्या है 0 है, यानी a का y कोऑर्डिनेट 0 है, डिवाइडेड बाय x2 क्या है 1 है, और x1 क्या है 0 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो दैट इज द स्लोप ऑफ साइड AC आ गई, जो कि किसके इक्वल है √3 के इक्वल है। इसको हम M3 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जो स्लोप ऑफ साइड AC है उसको हमने M3 के साथ रिप्रेजेंट करना है। अब सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है पार्ट बी में, फाइंड इंटीरियर एंगल्स, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। अब स्टूडेंट फर्ज करें कि अगर स्लोप्स गिवन हो तो फिर एंगल कैसे फाइंड किया जाएगा। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक लाइन है M2 और दूसरी लाइन है M1, यानी ये जो लाइन L1 है और ये लाइन L1 है, ये लाइन है L2 है। लेट्स सपोज लाइन L2 की स्लोप M2 है, लाइन L1 की स्लोप M1 है, तो फिर देन एंगल फ्रॉम M1 टू M2, इसको लेट्स सपोज मैं थीटा के साथ रिप्रेजेंट करता हूं, और हमारे पास यहाँ पे लाइन L1 की स्लोप M1 है और लाइन L2 की स्लोप M2 है। तो देन थीटा फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 इंटू M2 होता है। तो वेयर M1 इज द स्लोप ऑफ लाइन L1 एंड M2 इज द स्लोप ऑफ लाइन L2। तो अब इस फार्मूले को हम यूज करके एंगल A, B एंड C फाइंड करेंगे। तो ये फार्मूला मैं यहाँ पर ऊपर लिख लेता हूँ ताकि हम इसको यूज कर सके। यानी स्लोप फाइंड करने का फार्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 इंटू M2। तो यहाँ पे याद रखें स्टूडेंट, जो थीटा है वो उसकी डायरेक्शन फ्रॉम L1 टू L2 है। अगर फर्ज करें मैं M2 से M1 की तरफ थीटा फाइंड करता हूँ, यानी फ्रॉम L2 टू L1, तो देन जो थीटा की डायरेक्शन होगी वो L2 से L1 की तरफ होगी। तो फिर आपके पास यहाँ पे tan थीटा किसके इक्वल आएगा, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 इंटू M2 आ जाएगा। तो इसको आपने याद रखना है। अब हमने यहाँ पर लेट्स सपोज एंगल A फाइंड करना है। ये वाला जो वर्टेक्स A के साथ जो एंगल बन रहा है, दिस इज एंगल A। तो बाय यूजिंग फार्मूला एंगल A कैसे फाइंड किया जाएगा, tan ऑफ थीटा की जगह क्या लिखा जाएगा, थीटा की जगह, इस थीटा की जगह एंगल A लिखा जाएगा। अब हम एंगल A फाइंड करेंगे फ्रॉम AC टू AB, या AB से AC की तरफ करेंगे। अगर AB से AC की तरफ एंगल की डायरेक्शन रखते हैं तो फिर ये किसके इक्वल होगा, बाय फार्मूला M3 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M3 इंटू M1 होगा। यानी इस लाइन AC की स्लोप क्या है, M3 है, लाइन AB की स्लोप क्या है, M1 है। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपके पास M3 की वैल्यू क्या है √3 है, और माइनस M1 की वैल्यू क्या है 0 है, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस M3 √3 है, और M1 क्या है 0 है। तो इट मीन्स के tan एंगल A किसके इक्वल आएगा, √3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 होगा, क्योंकि √3 0 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि √3 माइनस 0 करते हैं तो √3 रहता है, और 1 प्लस 0 डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो इट मीन्स के tan ऑफ एंगल A किसके इक्वल आएगा, √3। यहाँ से हम एंगल A निकालेंगे तो वो क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ √3 आएगा। और अगर कैलकुलेटर के जरिए tan इनवर्स ऑफ √3 निकाले तो वो आपके पास किसके इक्वल आता है, 60 डिग्री के इक्वल आता है। तो इट मीन्स के जो एंगल A है वो किसके इक्वल होगा, वो 60 डिग्री के इक्वल होगा। अब हम स्टूडेंट एंगल B फाइंड करेंगे, ये वाला एंगल,
लेट्स सपोज इस एंगल को फाइंड कर रहे हैं फ्रॉम M1 से M2 की तरफ, या M2 से M1 की तरफ रखें इसको ताकि नेगेटिव में ना आ जाए। तो अब अगर मैं एंगल B फाइंड करूं तो एंगल tan ऑफ एंगल B किसके इक्वल आएगा? ये इक्वल आएगा M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 इंटू M2। यानी हमने M2 से M1 की तरफ डायरेक्शन रखी है, तो फिर ये M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 इंटू M2 आएगा। तो M1 हमारे पास यानी स्लोप ऑफ लाइन AB किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है, माइनस एज इट इज आएगा। M2 क्या है? अंडर रूट 3 है, माइनस अंडर रूट 3 है, तो इसकी जगह माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 आपके पास क्या है? 0 है, और M2 क्या है? माइनस अंडर रूट 3 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट 3 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है, और डिनोमिनेटर में ये सेकंड टर्म 0 हो जाएगी, तो 1 प्लस 0 0 के इक्वल होता है, तो इट मीन्स जस्ट अंडर रूट 3 बचेगा। तो इसका मतलब है कि जो एंगल B है वो किसके इक्वल आएगा? एंगल B इक्वल आएगा tan, सेकंड साइड पे जाएगा तो tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3 होगा, और tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3 किसके इक्वल होता है? 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो इट मीन्स कि ये एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। अब स्टूडेंट एंगल C रह गया है। एंगल C हम फाइंड कर सकते हैं बाय द स्लोप M2 एंड M3, या हमें एक और तरीका भी है। अगर एक एंगल रहता है तो हमें ये पता है कि किसी भी ट्राइंगल के इनर एंगल का सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री होता है। यानी मैं अगर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C करूं तो ये हमेशा किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल A हमारे पास क्या आ गया है? 60 डिग्री आ गया है। एंगल B क्या आ गया है? 60 डिग्री, प्लस एंगल C एज इट इज आएगा इज इक्वल टू 180। तो जहां से 180 माइनस 60 प्लस 60 क्या होता है? 120 होता है। तो सेकंड साइड पे जाके 120 180 से क्या होगा? माइनस होगा, और 180 माइनस 120 करते हैं तो क्या आता है? 60 डिग्री आता है। तो इट मीन्स कि जो एंगल C है वो भी किसके इक्वल आएगा? वो भी 60 डिग्री के ही इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमने पार्ट बी भी कर लिया। पार्ट बी में हमने एंगल A, B एंड C की वैल्यूज फाइंड करनी थी, जो कि हम फाइंड कर चुके। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, उसको राइट किया है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सेट A इज इक्वल टू 1 2 5 6, set B is equal to 3 5 6 9, set C is equal to 3 4 6 10. The Venn diagram shows universal set U and set A, B and C. Find elements of the following set using Venn diagram. Part A है A dash, B dash, C dash. Part B है A union B and A union B dash. और पार्ट सी है बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। पार्ट डी है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी डैश। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपके सामने 3 सेट्स गिवन है, सेट ए, बी और सी, और इसके अलावा यूनिवर्सल सेट गिवन है। और सामने आपके सामने यहाँ पे वेन डायग्राम बनाई है, और इस वेन डायग्राम के अंदर उसने शो किया है यूनिवर्सल सेट U को बाय द रेक्टेंगल, और सेट A को इस सर्कल के साथ सेट A को शो किया है, इस सर्कल के साथ सेट B को शो किया है, और इस सर्कल के साथ सेट C को शो किया है। अब हमने यहाँ पे सेट A में जो एलिमेंट्स है वो है 1 2 5 6। तो ये आपके पास सेट A में एलिमेंट्स है 1 2 5 एंड 6 है।
जिसमें 5 और 6 जो है ये सेट बी के साथ कॉमन है, यानी 5 6 सेट ए में भी है, सेट बी में भी है। तो इट मींस के 5 और 6 जो है वो सेट बी और सेट ए के सर्कल के कॉमन रीजन में आएंगे। इसी तरीके से सेट बी में एलिमेंट्स हैं 3 5 6 9 है। जो 3 है वो आपके पास सेट बी और सी में कॉमन है, तो फिर ये सर्कल बी और सी के कॉमन रीजन में आएगा। इसके अलावा जो आपके पास 6 है सेट सी का, वो सेट ए और सेट बी तीनों में कॉमन है, तो ये उस रीजन में आएगा जहां पर तीनों सर्कल्स का कॉमन रीजन होगा 6। और इसके अलावा सेट सी के जो एलिमेंट्स हैं 4 और 10 ये इस नॉन कॉमन रीजन में आएंगे। सेट ए के एलिमेंट्स जो कि नॉन कॉमन एलिमेंट्स हैं 1 और 2 ये इस नॉन कॉमन रीजन में आएंगे। और सेट बी का जो एक ही नॉन कॉमन एलिमेंट्स है 2b एंड c दैट इज 9, तो वो इस नॉन कॉमन रीजन में आएंगे। और इसके अलावा जितने एलिमेंट्स हैं 7 और 8 वो इन तीनों सर्कल से बाहर आएंगे और रेक्टेंगल के इनसाइड आएंगे। अब स्टूडेंट हमने पार्ट ए में वेन डायग्राम को यूज करते हुए आपने पार्ट ए में क्या फाइंड करना है, ए डैश मीन्स के ए कंप्लीमेंट होता है, यानी ए कंप्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को अगर माइनस करें तो यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 अप टू 10 है, माइनस सेट ए क्या है आपके पास, सेट ए है 1 2 5 एंड 6 है। तो इट मीन्स के आपने यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करना है, यानी u माइनस ए करना है। तो u माइनस ए में सिर्फ u के वो एलिमेंट्स आएंगे जो a से बिलोंग नहीं करते हैं। तो u के कौन से एलिमेंट्स a से बिलोंग करते हैं, u के 1 2 5 6 ये a से बिलोंग करते हैं। तो इट मीन्स के a कंप्लीमेंट में ये नहीं आएंगे, यानी 1 2 5 6 नहीं आएंगे। इसके अलावा जितने एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6 नहीं आएगा, 7 8 9 10 आ जाएगा। तो दीज आर ए कंप्लीमेंट, या इसको हम पढ़ेंगे ए डैश। अब इसको हम शेड करते हैं क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आपने वेन डायग्राम के जरिए एक कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ए कंप्लीमेंट के लिए कौन सा रीजन आएगा। ए कंप्लीमेंट स्टूडेंट होता है u माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करना है। तो इट मीन्स कि सेट ए को छोड़ के इसके अलावा जितने एलिमेंट्स हैं, ये सेट ए का सर्कल है, इसको छोड़ के इसके अलावा जितने एलिमेंट्स हैं या जितना रीजन है, इस सारे रीजन को हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो ये आपके पास ये जो शेडेड रीजन है जिसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस के जरिए शो कर रहा हूँ, दिस रीजन शोज u माइनस ए। ये रीजन किसको शो करेगा, u माइनस ए को शो करेगा। यानी जो शेडेड रीजन है यहाँ पर जिसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, दैट इज u माइनस ए आर ए कंप्लीमेंट आर ए डैश। इसी तरीके से स्टूडेंट हम b कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो b कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस b। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है 1 2 3 अप टू 10 तक है, माइनस सेट b किसके इक्वल है, सेट b इक्वल है 3 5 6 9 है। तो इट मीन्स के इसमें u माइनस b में सिर्फ u के वो एलिमेंट्स आएंगे जो b से बिलोंग नहीं करते हैं। तो इट मीन्स के 3 5 6 9 नहीं आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 आएगा। तो इट मीन्स के b कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा, b कंप्लीमेंट इक्वल होगा 1 2 4 7 8 10 होगा। अब हम इसको वेन डायग्राम के जरिए क्या करते हैं, शेड करते हैं। तो उसके लिए पहले हमें सेपरेटली वेन डायग्राम बनानी होगी। तो वेन डायग्राम आपकी बुक में जो पेपर है उसमें बनी हुई है। तो पहले उसी वेन डायग्राम को हम बनाएंगे। दिस इज सेट ए,
दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट सी हो जाएगा। अब हमारे पास बी कंप्लीमेंट है। बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है? यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को निकालना है। तो यूनिवर्सल या स्टूडेंट ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती है। अब इस रेक्टेंगल में से हमने सेट बी को एक्सक्लूड करना है। सेट बी को छोड़कर उसके अलावा जितना रीजन है सबको शेड करना है। तो इट मीन्स के ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं सेट बी के सर्कल को छोड़ के, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट करेंगी? u माइनस बी को रिप्रेजेंट करेंगी। तो दैट इज द यूनिवर्सल सेट में से हमने सेट बी को क्या कर दिया है? एक्सक्लूड कर दिया है, यानी बाहर निकाल दिया है। तो हियर इन द Venn diagram, the region where horizontal lines are present shows u minus b or b complement। इसी तरीके से आपने c complement फाइंड करना है। तो c complement किसके इक्वल होगा? c complement इक्वल होगा u माइनस c होगा, यानी यूनिवर्सल सेट में से सेट c को एक्सक्लूड करना है। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है? 1 2 3 अप टू 10 तक है। माइनस सेट सी क्या है? 3 4 6 10 है। तो अगर हम लोग सेट सी को निकालें, यानी u माइनस सी में सिर्फ सेट सी के एलिमेंट्स आएंगे और सेट सी के वो एलिमेंट्स u माइनस सी में सिर्फ u के एलिमेंट्स आएंगे और u के भी वो एलिमेंट्स आएंगे जो c से बिलोंग नहीं करते हो। तो इट मीन्स के 1 आएगा, 2 आएगा, 3 और 4 नहीं आएंगे, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और इसके अलावा 10 नहीं आएगा, क्योंकि 10 जो है वो सेट सी से बिलोंग करता है। तो अब हमने इसके लिए वेन डायग्राम बनानी है। तो दोबारा से हम वेन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। Let's suppose this circle shows set A, this shows set B and this circle shows set C। अब आपने u माइनस सी करना है, यानी जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से सेट C को एक्सक्लूड करना है। तो सेट C को छोड़कर, यानी सेट C के लिए हमने जो सर्कल बनाया है उसको शेड नहीं करना है। उसके अलावा इस रेक्टेंगल के इनसाइड जितना एरिया है सबको हम क्या करेंगे? शेड करेंगे। सेट सी को शेड नहीं करेंगे, सेट सी का जो सर्कल है उसको शेड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सबको शेड किया जाएगा। तो दैट शेडेड रीजन शोज सी कंप्लीमेंट आर सी डैश। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट में आपके पास क्या है? नेक्स्ट आपके पास पार्ट बी में आपसे कह रहा है फाइंड ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी को वेन डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करना है। तो वेन पहले हम जरा ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? सेट ए और सेट बी में यूनियन लेंगे और जब भी दो सेट्स में यूनियन ली जाती है तो यूनियन में दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं और जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको सिंगल टाइम लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं। जैसे आपके पास सेट ए में 1 2 5 6 है तो ये 1 2 5 6 आ जाएगा। इसके अलावा सेट बी में 3 है वो लिखा जाएगा। 5 क्योंकि दोनों में कॉमन है तो एक बार लिखेंगे, 6 भी कॉमन है तो एक बार लिखेंगे, 9 कॉमन नहीं है तो इसको लिखेंगे। तो इट मीन्स के ए यूनियन बी में आपके पास 1 2 5 6 3 9 आएगा। अब हम वेन डायग्राम के जरिए ए यूनियन बी के एरिया को शो करेंगे बाय शेडिंग। तो हम पहले उसके लिए वेन डायग्राम बनाते हैं। तो रेक्टेंगल शो करती है किसको? यूनिवर्सल सेट को। लेट्स सपोज ये सेट ए है, ये सेट बी है एंड दिस इज सेट सी। अब देखें सेट ए और बी में यूनियन लेंगे तो सेट ए के भी सारे एलिमेंट आते हैं, सेट बी के भी एलिमेंट आते हैं। तो इट मीन्स के जो सर्कल सेट ए के लिए बनाया है उसको भी शेड करेंगे और जो सर्कल सेट बी के लिए बना है इसको भी क्या करेंगे? शेड करेंगे। तो
तो ये जो सेट ए और सेट बी के सर्कल को हमने शेड किया है, दिस शेडेड रीजन शोज ए यूनियन बी, यानी ये शेडेड रीजन किसको शो करेगा, ए यूनियन बी को शो करेगा। इसी तरीके से हम लोग ने फाइंड करना है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट को। ए यूनियन बी कंप्लीमेंट स्टूडेंट इक्वल होता है यू माइनस ए यूनियन बी, यानी यूनिवर्सल सेट में से सेट ए यूनियन बी को माइनस करना है। तो यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है, 1 2 3 अप टू 10 तक है, और माइनस सेट ए यूनियन बी आपके पास अभी आपने फाइंड किया है, वो क्या आ गया है 1 2 5 6 ये सी कंप्लीमेंट को आप याद रखें, दिस इज सी कंप्लीमेंट। तो ए यूनियन बी आपके पास किसके इक्वल आ गया है, 1 2 5 6 3 9 आ गया है। तो इन मीन्स के जब हम लोग यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे तो सिर्फ यू के एलिमेंट्स आएंगे और यू के भी वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए यूनियन बी से बिलोंग नहीं करते हैं। तो इन मीन्स के इसमें 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 5 नहीं 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और इसके अलावा 10 आ जाएगा। तो इन मीन्स के 4 7 8 10 आ जाएंगे। अब इसकी हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर वेन डायग्राम बनाते हैं। Let's suppose this is circle A, this is B and this is C। अब A यूनियन B कंप्लीमेंट को हमने किससे शो करना है, वेन डायग्राम के जरिए शो करना है। तो A यूनियन B कंप्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B को माइनस करना है। तो इसका मतलब है कि A यूनियन B में कौन सा एरिया शेड हो रहा था, सर्कल A और सर्कल B का एरिया शेड हो रहा था। तो अब A यूनियन B कंप्लीमेंट में हम सर्कल A और सर्कल B को छोड़ देंगे। इसके अलावा इस रेक्टेंगल के अंदर जितना एरिया है उसको क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो फिर ये जो शेडेड रीजन होगा दैट शोज ए यूनियन बी कंप्लीमेंट होगा। अब इसी तरीके से हमने क्या करना है, पार्ट सी करना है। पार्ट सी आपके पास किसके इक्वल है, पार्ट सी आपके पास इक्वल है बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट है, यानी सेट बी कंप्लीमेंट और सेट सी कंप्लीमेंट में इंटरसेक्शन लेनी है। तो बी कंप्लीमेंट भी आपके पास है, सी कंप्लीमेंट भी आपके पास है, आपने जस्ट दोनों में क्या लेनी है, इंटरसेक्शन लेनी है। तो बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल आ गया, 1 2 4 7 8 10 आ गया, 1 2 4 7 8 10। इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट किसके इक्वल आ गया, 1 2 5 7 8 9 आ गया, 1 2 5 7 8 9 है। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में हमेशा कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं। तो 1 और 2 कॉमन है, इसके अलावा 8 कॉमन है, इसके अलावा 7 भी कॉमन है, 7 कॉमन है, 8 कॉमन है और इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इट मींस के इट इज 1 2 7 8। अब इसके लिए हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम के लिए आपने 3 सर्कल बनाने हैं, सर्कल ए, सर्कल बी एंड सर्कल सी। अब यहाँ पे स्टूडेंट याद रखें कि बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट है। अब मैं ज़रा वेन डायग्राम के अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं उनको दोबारा से लिखता हूँ। तो सेट ए में जो नंबर थे वो थे 1 2 जो कि नॉन कॉमन एलिमेंट्स है, और सेट बी में जो है वो आपके पास है 5 कॉमन एलिमेंट्स है टू सेट बी,
और इसके अलावा 6 कॉमन एलिमेंट है, और इसके अलावा जो है वो ये 9 था, यहाँ पे 3 था, 4 और 10 है, 7 और 8 नॉन कॉमन एलिमेंट्स है। अब स्टूडेंट हम जरा देखते हैं कि बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट में कौन सा रीजन आ रहा है। जिस रीजन में 1 है, 2 है, 7 है और 8 है, तो 1 और 2 किस रीजन में आ रहे हैं? 1 और 2 सेट ए के इस रीजन में आ रहे हैं। यहाँ पर 1 और 2 है, तो इसको हम क्या करेंगे? शेड करेंगे। इसके अलावा 7 और 8 जो है वो इसके बाहर आ रहे हैं, यानी दोनों सर्कल को छोड़ के जो बाहर वाला रीजन है वो सारा के सारा किसका है? 7, 8 का है। तो इट मीन्स कि ये वाला जो शेडेड रीजन है, दिस शेडेड रीजन शोज बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट होगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे? शेड करेंगे। अब स्टूडेंट हमारे पास पार्ट डी है। पार्ट डी में आपने पहले फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी को, यानी सेट बी और सेट सी में इंटरसेक्शन लेनी है। तो बी इंटरसेक्शन सी को अगर शेड करना हो तो सेट बी और सेट सी का कॉमन रीजन आएगा। ये स्टूडेंट मैं इसको फाइंड नहीं करता हूं, डायरेक्ट इसको क्या करता हूं? शेड करता हूं। आप खुद ही इसको फाइंड कीजिएगा। सेट ए, बी एंड सी, ये ए है, बी है एंड सी है। अब हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी है। बी इंटरसेक्शन सी में हमेशा कॉमन एलिमेंट्स आते हैं सेट बी और सेट सी के। जब हम बी इंटरसेक्शन सी को रीजन चूज करेंगे या बी इंटरसेक्शन सी का रीजन चूज करेंगे, तो बी इंटरसेक्शन सी में हम देखेंगे कि वेन डायग्राम के अंदर सेट बी और सेट सी का कॉमन रीजन कौन सा है। तो ये आपके पास सेट बी का सर्कल है और ये आपके पास सेट सी का सर्कल है। इन दोनों में कॉमन रीजन जो है वो ये वाला रीजन है जिसको मैं शेड कर रहा हूं। तो दिस रीजन इज कॉमन टू सेट बी एंड सेट सी। सो बी इंटरसेक्शन सी में ये वाला रीजन आएगा, इसको हम क्या करेंगे? शेड करेंगे। और इसके अलावा आपने बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट को शेड करना है, तो ये u माइनस बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल होता है, यानी यूनिवर्सल सेट में से सेट बी इंटरसेक्शन सी को आपने निकालना है। तो हमने अभी जो बी इंटरसेक्शन सी के लिए जिस रीजन को शेड किया था वो ये वाला रीजन था, इसको हमने छोड़ देना है और बी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट के लिए रीजन लेने के लिए हम इसके अलावा जो कॉमन रीजन है, इसके अलावा बाकी सारे रीजन को क्या करेंगे? शेड करेंगे। तो दैट रीजन शोज बी इंटरसेक्शन सी। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड क्वेश्चन है, जो सेकंड पार्ट है वो लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट स्टूडेंट आपके पास क्या है? फॉर द गिवन रेगुलर हेक्सागोनल रूफ ए बी सी डी ई एफ ऑफ साइड मेजर 6 मीटर, फाइंड। पार्ट ए है एंगल ए जी बी एंड एंगल ए जी एच। पार्ट बी है लेंथ ए एच एंड जी एच। पार्ट सी है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए जी बी। पार्ट डी है एरिया ऑफ हेक्सागोनल रूफ है। स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेगुलर हेक्सागोनल रूफ कहते हैं छत को, यानी एक मकान है या कोई बिल्डिंग है उसकी छत जो है वो हेक्सागोनल शेप में है। हेक्सागोनल ऐसी फिगर को कहते हैं जिसमें 6 साइड्स हो, और रेगुलर हेक्सागोनल ऐसी हेक्सागोनल होती है जिसमें हर साइड की लेंथ इक्वल हो। यानी यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक हेक्सागोनल है ए बी सी डी ई एफ है जिसमें हर साइड की लेंथ किसके इक्वल है? 6 मीटर है। जैसे आपके सामने फिगर बनी हुई है, इसमें टोटल साइड्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 है। अब इस हेक्सागोनल में हर साइड की लेंथ कितनी है? 6 मीटर है, यानी हर साइड 6 मीटर के इक्वल है।
अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एंगल ए जी बी, यानी आपके क्वेश्चन पेपर में ही उसने इसका सेंटर लिया है इस हेक्सागोनल का, लेट्स सपोज जी, और अब आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द एंगल ए जी बी, यानी जी को ए के साथ भी कनेक्ट करना है, बी के साथ भी कनेक्ट करना है, आपने ये एंगल ए जी बी फाइंड करना है और फिर ए जी एच फाइंड करना है, यानी जी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है साइड ए बी के ऊपर, और ये परपेंडिकुलर जाके ए साइड ए बी को जहां पर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को एच का नाम दिया है, और ये भी गिवन है कि ए एच किसके इक्वल है, 3 मीटर के इक्वल है, या एच बी किसके इक्वल है, 3 मीटर के इक्वल है। तो इट मीन्स के आपने यहाँ पर फाइंड करना है एंगल ए जी एच फाइंड करना है, यानी एंगल ए जी एच कौन सा होगा, ए जी एच ये वाला एंगल होगा, इसको आपने फाइंड करना है। पार्ट बी में आपने लेंथ ऑफ साइड ए एच फाइंड करना है, यानी जो ए एच है उसकी लेंथ क्या होगी ये आपने बताना है, और इसके अलावा लेंथ ऑफ साइड जी एच, और जी एच क्या होगी ये बताना है। ए एच की लेंथ स्टूडेंट उसने खुद गिवन है क्वेश्चंस के अंदर ही, जो फिगर बनाई हुई है उसमें उसने ए एच की लेंथ आपको बताई हुई है, वो कितनी है, वो 3 मीटर है। तो इट मीन्स के आपने जी एच की लेंथ बतानी है। और पार्ट सी में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए जी बी फाइंड करना है, यानी ये जो एरिया, ये जो ट्राइंगल बन रही है ए जी बी, इसका एरिया फाइंड करना है। और पार्ट सी में आपने एरिया ऑफ हेक्सागोनल रूफ फाइंड करना है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम एंगल ए जी एच फाइंड करते हैं। तो ए जी एच क्या होगा ये देखते हैं। उसके लिए स्टूडेंट हमेशा आपने एक बात याद रखनी है कि किसी भी रेगुलर हेक्सागोनल को हम ट्राइंगल्स में कन्वर्ट करें तो किसी भी रेगुलर हेक्सागोनल की मदद से हम टोटल 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल बना सकते हैं। यानी जो टोटल ट्राइंगल बनेंगी किसी भी हेक्सागोनल की मदद से वो 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगी। फर्ज करें मेरे पास ये एक हेक्सागोनल है और ये रेगुलर हेक्सागोनल है। रेगुलर हेक्सागोनल किससे कहेंगे, जिसमें हर साइड की लेंथ क्या होगी, ए बी इक्वल होगी। लेट्स सपोज ए बी सी डी ई एफ इज द रेगुलर हेक्सागोनल एंड लेट्स सपोज जी इज द सेंटर ऑफ दिस रेगुलर हेक्सागोनल। तो अब अगर मैं इस सेंटर को इन वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करूं, ए के साथ भी बी के साथ भी, तो ये एक ट्राइंगल बनती है। अगर जी को सी के साथ ज्वाइन करूं तो ये 2 ट्राइंगल बनती है, और अगर जी को डी के साथ ज्वाइन करूं तो ये 3 ट्राइंगल बनती है। अगर जी को मैं ई के साथ ज्वाइन करूं तो ये 4 ट्राइंगल, एफ के साथ ज्वाइन करूं तो ये 5 ट्राइंगल, और ये वाली जो ट्राइंगल होती है ये 6 ट्राइंगल्स होती हैं। तो इट मीन्स के आपने याद रखना है कि जब भी किसी हेक्सागोनल्स को ट्राइंगल की फॉर्म में लिखा जाएगा तो उसमें टोटल कितनी ट्राइंगल्स होंगी, 6 ट्राइंगल्स बनेंगी। व्हेन अ हेक्सागोनल इज डिवाइडेड इनटू ट्राइंगल्स देन वी यानी मैं ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेता हूँ कि व्हेन अ हेक्सागोनल, सिर्फ हेक्सागोनल नहीं, सॉरी, रेगुलर हेक्सागोनल। रेगुलर हेक्सागोनल कौन सी होगी, जिसमें हर साइड की लेंथ क्या होगी, सेम होगी, एक जैसी होगी। अ रेगुलर हेक्सागोनल कैन बी divided into 6 equilateral triangles। equilateral triangles वो होती हैं जिसमें हर साइड की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। equilateral triangle यानी किसी भी रेगुलर हेक्सागोनल को हमेशा अगर ट्राइंगल्स में डिवाइड किया जाए
तो टोटल कितनी ट्राइंगल्स बनती हैं? 6 ट्राइंगल बनती हैं, और ये 6 ट्राइंगल्स जो बन रही हैं ये इक्विलैटरल ट्राइंगल्स होती हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल मीन स्टूडेंट के जिसमें हर साइड की लेंथ क्या हो, इक्वल है। मैं लेट्स सपोज ट्राइंगल 1 ले लेता हूं। ट्राइंगल 1 में साइड ए बी की लेंथ क्या है, जो कि हमारे पास गिवन है, वो किसके इक्वल है? वो 6 मीटर के इक्वल है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि इस रेगुलर हेक्सागोनल की हर साइड की लेंथ 6 मीटर है। अगर साइड ए बी की लेंथ 6 मीटर है तो फिर जो ए जी होगी इसकी भी लेंथ क्या होगी? 6 मीटर ही होगी। और इसी तरीके से जो जी बी या बी जी होगी इसकी भी लेंथ क्या होगी? 6 मीटर होगी, क्योंकि ये जो ए जी बी है, ट्राइंगल ए जी बी, दिस इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल है। और इक्विलैटरल ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसमें हर साइड की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। और एक साइड की लेंथ हमें गिवन है ए बी, जिसकी लेंथ क्या है? 6 है। तो इट मीन्स के बाकी जो दोनों साइड्स हैं इनकी भी लेंथ क्या होगी? 6 ही होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो ए जी है ये इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ है 6 मीटर है। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर एंगल पहले फाइंड करना है, ये वाला एंगल, यानी एंगल ए जी एच फाइंड करना है। अगर मैं इस एंगल को थीटा का नाम दे दूं तो ये जो जी एच है ये ए जी के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इट मीन्स कि जो ट्राइंगल ए जी एच है ये एक राइट ट्राइंगल बनती है। और राइट ट्राइंगल में आपने पढ़ा हुआ है कि जो साइन थीटा होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? वो हमेशा इक्वल होता है। यानी हमने पार्ट ए में क्या फाइंड करना है? एंगल ए जी एच फाइंड करना है। और हमें पता है कि एंगल ए जी एच को हमने यहाँ पे लेट किया है किससे? थीटा से। अब साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखें आपके पास परपेंडिकुलर क्या है? इन एज ट्राइंगल ए जी एच जो है वो कौन सी ट्राइंगल है? राइट ट्राइंगल है। और राइट ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसमें एक एंगल किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसमें जो थीटा की जो अपोजिट साइड होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर। और ये जो ए जी है दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो अब यहाँ पर साइन थीटा किसके इक्वल आएगा? साइन थीटा इक्वल आएगा 3/6 के इक्वल आएगा। तो 3/6 किसके इक्वल होता है? 1/2 के इक्वल होता है। तो इट मीन्स के साइन थीटा किसके इक्वल आएगा? 1/2 के इक्वल आएगा। थीटा किसके इक्वल आएगा? साइन इनवर्स ऑफ 1/2 आएगा। और अगर कैलकुलेटर के जरिए कैलकुलेट करें तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 किसके इक्वल होता है? 30 डिग्री के इक्वल होता है। तो इट मीन्स कि ये जो एंगल ए जी एच है ये किसके इक्वल आएगा? 30 डिग्री के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एंगल ए जी एच आ गया है पार्ट ए में वो किसके इक्वल आ गया है? वो आपके पास इक्वल आ गया है 30 डिग्री के इक्वल आ गया है। अब हम स्टूडेंट एंगल ए जी बी फाइंड करेंगे। और एंगल ए जी बी फाइंड करने के लिए आपने राइट ट्राइंगल जी बी एच देखना है। यानी जी बी एच कहेंगे तो ये भी किसके इक्वल है? 6 के इक्वल है। अगर लेट्स सपोज इसको आप परपेंडिकुलर माने एच बी को और बी जी बी को हाइपोटेन्यूज माने तो यही ट्राइंगल यहाँ पे भी बन रही है। इसका मतलब है अगर ये 30 डिग्री है तो फिर आपके पास ये भी 30 डिग्री होगा। यानी एंगल एच जी बी या बी जी एच क्या होगा? 30 डिग्री ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर एंगल बी जी एच 30 डिग्री है तो अगर हमें फाइंड करना है कौन सा एंगल? एंगल ए जी बी फाइंड करना है। तो एंगल ए जी बी किसके इक्वल होगा? फिर 30 + 30 के इक्वल होगा। तो इट मीन्स के एंगल ए जी बी क्या आ जाएगा? 60 डिग्री आएगा, क्योंकि एंगल ए जी एच
ये 30 डिग्री के इक्वल है और एंगल BGH ये भी 30 डिग्री के इक्वल है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कौन सा एंगल आएगा? एंगल AGB आएगा। तो इट मीन्स के 30 प्लस 30 क्या होता है? 60 होता है। तो इसका मतलब है कि एंगल AGB किसके इक्वल आएगा? 60 डिग्री के इक्वल आएगा। तो दैट इज द एंगल AGB आ जाएगा। अब हमने स्टूडेंट पार्ट 2 में लेंथ AH फाइंड करना है और AGH फाइंड करना है। तो AH लेंथ फाइंड करने के लिए आपके पास जो फिगर बनी हुई है क्वेश्चंस के अंदर, उसी में ही AH की लेंथ गिवन है। यानी उसने फिगर में AH की लेंथ कितनी दी हुई है? 3 मीटर दी हुई है। तो इट मीन्स के AH किसके इक्वल होगा? 3 मीटर के इक्वल होगा। अब हमने लेंथ GH फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? लेंथ GH किसके इक्वल होगा ये चेक करना है। इसको समझने के लिए स्टूडेंट आप जरा ट्राइंगल AGH को दोबारा जरा गौर से देखें। तो ट्राइंगल AGH में ये जो साइड AG है इसकी लेंथ क्या होती है? 6 है। यानी हम कह सकते हैं इन ट्राइंगल, यानी पार्ट C हमने पार्ट बी है। पार्ट बी में हमने साइड GH की लेंथ फाइंड करनी है। उसके लिए हम ट्राइंगल AGH लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एज ट्राइंगल AGH इज अ राइट ट्राइंगल। ये क्या है? आपके पास एक राइट ट्राइंगल है और इस राइट ट्राइंगल के अंदर ये जो 3 है यानी जो AH है दैट इज परपेंडिकुलर, और ये जो GH है ये आपके पास क्या है? बेस है। और ये जो AG है दिस इज हाइपोटेन्यूज। एंड बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी जो पाइथागोरस थ्योरम है किसी भी राइट ट्राइंगल के अंदर वो किसके इक्वल होता है? वो उसके मुताबिक हम लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसके जरिए से हम क्या करेंगे? GH की लेंथ फाइंड करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर आपके पास क्या है? AG है। तो इट मीन्स के AG का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? बेस क्या है आपके पास? बेस आपके पास है GH है। तो GH का स्क्वायर होगा प्लस परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर AH है। तो ये AH का स्क्वायर होगा। अब स्टूडेंट हम जरा यहां से वैल्यूज पुट करके क्या फाइंड करेंगे? GH की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए आपके पास AG का स्क्वायर क्या है? AG किसके इक्वल है? 6 के इक्वल है। तो ये 6 स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू GH हमने फाइंड करनी है। तो इसको एज इट इज रहने देंगे GH स्क्वायर को, प्लस AH किसके इक्वल है? यानी हाइट परपेंडिकुलर बन रहा है इस राइट ट्राइंगल का, वो किसके इक्वल है? 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ से GH स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? 6 का स्क्वायर 36। 3 स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस होगा और 36 में से माइनस करते हैं 9 को, तो ये आपके पास क्या आ जाता है? 16 माइनस 9 क्या होता है? 7। तो ये 27 आ जाता है GH स्क्वायर। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो GH किसके इक्वल आएगा? √27 के इक्वल आएगा। √27 को हम 9 3 27 होता है। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और ये वाला 3 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो इट मीन्स के जो GH है उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? 3 इंटू √3 आ जाएगी। तो दैट इज GH आ जाएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आपने फाइंड करना है पार्ट C में एरिया ऑफ ट्राइंगल AGB, यानी इस ट्राइंगल AGB का एरिया फाइंड करना है जो आपके पास फिगर में बनी हुई है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AGB फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल AGB फाइंड करना है पार्ट C में। अब किसी भी ट्राइंगल का एरिया यानी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हमेशा किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल होता है 1/2
बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट के इक्वल होता है। तो दिस इज द फार्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल ए जी बी की एरिया फाइंड करने के लिए हमें इसकी बेस चाहिए। तो इस ट्राइंगल ए जी बी की बेस क्या है? ए बी है, यानी तो ये 1/2 ए बी इंटू हाइट इसकी क्या है? जी एच है, तो ये इंटू जी एच आ जाएगा। और ए बी किसके इक्वल है? ए बी 6 के इक्वल है। और जी एच किसके इक्वल है? जी एच अभी हमने फाइंड किया था, वो किसके इक्वल है? यानी हाइट ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल है? 3 इंटू √3 है। तो ये आपके पास 2 3 6 आ जाएगा, 3 3 9, 9 इंटू √3 मीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए जी बी आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट आपने क्या फाइंड करना है? पार्ट डी में आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ हेक्सागोनल, यानी इस हेक्सागोनल रूफ का एरिया फाइंड करना है आपने पार्ट बी के अंदर। तो याद रखें स्टूडेंट, जो हेक्सागोनल है दिस इज अ टाइप ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन कहते हैं मैनी साइडेड क्लोज फिगर को। तो हेक्सागोनल भी मैनी साइडेड है और क्लोज फिगर है, तो इसका मतलब है कि दिस इज अ टाइप ऑफ पॉलीगॉन है। और किसी भी एरिया ऑफ पॉलीगॉन फाइंड करने का फार्मूला होता है, किसी भी पॉलीगॉन का एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है n/2 इंटू एस इंटू ए। यानी याद रखें कि वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। n किस चीज को शो करता है? नंबर ऑफ साइड्स को शो करता है। s इज द साइड लेंथ, यानी जो पॉलीगॉन है उसकी साइड लेंथ को शो करता है। और जो a है दैट शोज एपोथिम ऑफ द पॉलीगॉन। अब स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा आपने ये समझना है कि व्हाट इज एपोथिम। एपोथिम क्या होता है किसी भी पॉलीगॉन का? लेट्स सपोज अगर आपके पास ये एक हेक्सागोनल है, मैं अगर आपसे कहता हूं कि व्हाट इज द एपोथिम ऑफ दिस हेक्सागोन, तो आपने क्या करना होता है कि पहले इस हेक्सागोन का सेंटर लेना है। अगर सेंटर से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं टू एनी साइड ऑफ द पॉलीगॉन, यानी किसी भी पॉलीगॉन के अंदर एपोथिम को कैसे डिफाइन किया जाएगा? एपोथिम को कैसे डिफाइन किया जाएगा कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉलीगॉन टू एनी साइड ऑफ द पॉलीगॉन इज कॉल्ड एपोथिम। तो यहाँ पर लेट्स सपोज अगर G जो है वो सेंटर है किसका? इस हेक्सागोन का। अगर इस हेक्सागोन से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ किसके ऊपर? इस साइड ए बी के ऊपर, तो ये जो जी एच होगा तो दैट इज द एपोथिम ऑफ द पॉलीगॉन होगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर एपोथिम भी आ गया है। एपोथिम क्या था हमने पहले से फाइंड किया हुआ है। ये जो जी एच है दिस इज एपोथिम है, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम इस फार्मूले का यूज करके एरिया ऑफ हेक्सागोन फाइंड करेंगे। तो हेक्सागोन में टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं? 6 होती हैं। और ईच साइड की लेंथ उसने खुद बताई हुई है कि इस हेक्सागोन की हर साइड की लेंथ कितनी है? 6 है। और एपोथिम यानी हमारे पास जो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू एनी साइड ऑफ हेक्सागोन दैट इज जी एच, वो अभी हमने कैलकुलेट किया है, वो कितना है? 3/√3 है। तो इन मीन्स के इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो n की जगह हम 6 पुट करेंगे, s की जगह हम 6 पुट करेंगे, a क्या आ गया है? 3/√3 आ गया है। तो ये 2 3 6, तो 3 3 9, 9 6 54 इंटू √3 मीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ द हेक्सागोनल रूफ। यानी जो हेक्सागोनल रूफ है उसका एरिया क्या आ जाएगा? 54 इंटू √3 मीटर स्क्वायर आ जाएगा।
जो बाकी क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।